बात कर रहे थे उसके केंद्रीय प्रशासन की। तो केंद्रीय प्रशासन में अपनों ने जो बात करी थी तो उसमें ये कह दिया था कि उसके मंत्री भी जो है उसके आदेशों का पालन करते थे जैसे एक सरकारी कर्मचारी। पर मंत्री थे कौन? चार मंत्रियों के बारे में हमें पढ़ना है उसके, जिसके पहला मंत्रियों का विभाग है दीवाने वजारत। तो ये सवाल आते हैं परीक्षाओं में आपके, जैसे कभी कभी आ जाता है कि वजीर का कार्य क्या था। अब वहां पे तो ये प्रधानमंत्री था सल्तनत काल में। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? शेरशाह ने कुछ तो बदलाव किए होंगे। चलो, ये लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान है। लगान व अर्थव्यवस्था का प्रधान। अगर अर्थव्यवस्था का प्रधान है तो सीधी सी बात है कि जैसे हमारे आज के भारत में वित्त मंत्री है तो राज्य के आय व्यय की देखभाल करना, ठीक है। अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना, ये जो कार्य है ये प्रधानमंत्री का काम हो गया। अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल। चलो दूसरा विभाग देखते हैं, दीवाने आरिज। पहुंचने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, दीवाने आरिज ये तो होगा दीवाने वजारत। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल कौन करेगा? जो प्रधानमंत्री होगा। तो ये अपने प्रधानमंत्री का भी दायित्व निभा रहा है। दीवाने आरिज, जिसे सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कहा गया। ये डिपार्टमेंट है। हाँ, दीवाने आरिज का मतलब क्या हुआ? ये नाम हुआ कि फला डिपार्टमेंट का मुखिया। जैसे वजारत एक डिपार्टमेंट हो गया और उसका मुखिया हो गया दीवाने वजारत। वजारत एक डिपार्टमेंट हो गया। हाँ, और दीवानी वजारत उसका मुखिया हो गया। ऐसे ही हो गया। अर्ज जो है सैनिक विभाग को कहते हैं। आरिज एक विभाग हो गया और दीवानी आरिज का मुखिया। हाँ, तो सीधी सी बात है, उसमें कौन सा बहुत कॉम्प्लिकेशन है। ये सेना का संगठन, रसद, शिक्षा, देखभाल व नियंत्रण। लेकिन एक बड़ी बात है कि ना तो ये सेनापति था, ये सवाल पूछा गया है, ना तो सेनापति था, ना ही सैनिकों की भर्ती करता था। ये जो काम था, ये दोनों काम कौन करता था? शेरशाह स्वयं करता था। चलिए, तीसरा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट कौन सा होगा? एक डिपार्टमेंट आपने पकड़ लिया। हाँ बोलो, उधर आओ। जब तू इतने प्यार से बुला रहा है ना तो मुझे मुस्कुराहट आ रही है। तू जानता नहीं है मैं बंधा हुआ हूँ बंधन से। जल्दी बोल। मेरा प्रतिनिधि बैठा तो है बगल में।
दीवाने रसालत, देखो एक डिपार्टमेंट तो हो गया दीवाने वजारत, वो क्या काम करता है? अर्थव्यवस्था की देखभाल, लगान की देखभाल। अच्छा बताओ, राज्य की आय का मुख्य साधन क्या था? जब तक दुनिया में औद्योगिक क्रांति नहीं आई तब तक लगान ही आय का प्रमुख साधन था। फिर भाई तुम एक कदम आगे चले जाते हो, जहां पे बात कर रहे हैं वहीं पे बात करो। दीवाने वजारत जो है, आपको मैंने क्या क्या काम बताए? अच्छा अब छोड़ो, बताओ क्या क्या काम बताए। फालतू बात नहीं करो, जितनी पूछ रहे हो उतनी बात करो। हमने तुमसे सिर्फ ये पूछा कि अगर तुम्हारी परीक्षा में ये आए कि दीवाने वजारत का मुख्य दायित्व क्या था, तो आप क्या आंसर मारोगे? लगान और अर्थव्यवस्था का प्रभारी। दूसरा ऑप्शन हो उसमें अन्य मंत्रियों की देखभाल करना, और कहीं कहीं ये भी लिखने को आएगा कि वेतन का भी देखभाल करता था, आय व्यय की देखभाल करता था, कि भाई राज्य की आय क्या है और राज्य का व्यय क्या है। अब दीवाने आरिज क्या है? उसमें एक बात पूछेगा, प्रश्न बनाएगा कि दीवाने आरिज का कौन सा कार्य नहीं था, और एक क्वेश्चन लिख देगा सैनिक भर्ती। सैनिक की भर्ती करना इसका काम। ज्यादातर सुल्तानों ने सैनिक भर्ती का काम स्वयं अपने हाथ में रखा, जिससे कि कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना। ऐसा ही तीसरा डिपार्टमेंट कौन सा होगा? विदेश विभाग। भाई हर देश, मान लो तुम किसी देश के मुखिया हो तो तुम भी तो कौन से डिपार्टमेंट बनाओगे? ऐसे तो बनाओगे। तीसरा इंपॉर्टेंट है दीवाने रसालत। दीवाने रसालत, इसका काम क्या है? विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। कौन से मंत्री की भांति? रक्षा मंत्री हो गया हमारा, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री हो गया हमारा वजारत के रूप में। रसालत के रूप में हमारे पास कौन है? विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री क्या करता होगा उस जमाने का? उस जमाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब विदेश मंत्री है तो राज्यों से संबंध, अब इसमें लिखने की तो जरूरत है नहीं, अन्य राज्यों से संबंधों पर भी निगरानी रखता होगा ये। कभी कभी दान पर भी नियंत्रण रखता था, कभी कभी दान पर नियंत्रण रखता था कि भाई किसी को दान दिया गया, वो उसको दान मिला कि नहीं मिला, किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए। अगला है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा सुल्तान के आदेशों को लिखना, क्योंकि उस समय जो न्याय का कार्य था वो केवल किसके हाथ में था? बादशाह के हाथ में। आज भी न्यायपालिका जो भी आदेश करती है उसको लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? इसी के अंतर्गत आपने संविधान में शब्द पढ़ा होगा, न्यायिक पुनरावलोकन। पढ़ा है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी अपने ही दिए हुए डिसीजंस पर दोबारा नजर डालना। तो ऐसा उस काल में भी होता रहा होगा कि हालात और परिस्थितियों के अनुसार न्याय कैसे करना है, फला समय में बादशाह ने कैसा न्याय किया। तो सुल्तान के आदेशों को लिखना और उसका लेखा रखना, उसका लेखा रखना, साथ ही उस जमाने में किताबें तो छपती नहीं रही होंगी कि जो किताब लॉ की किताब छप गई और लॉ की किताब कहीं चली गई।
राज्य के विभिन्न भागों में उन आदेशों को पहुंचाने का भी जिम्मा किसका था? हाँ, उसका लेखा रखना, राज्य के विभिन्न भागों तक उन्हें पहुंचाना। तो ये 4 मंत्रालय हैं मेन। दीवाने वजारत, मंत्रालय हैं 4, दीवाने रसालत, दीवाने इंसा और दीवाने आरएसी। कुछ लोग कहते हैं कि 2 डिपार्टमेंट और थे, वैसे मुख्य तो ये 4 ही थे, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 2 डिपार्टमेंट और थे, दीवाने काजी और दीवाने बरीद। जीके का हिट शब्द है बरीद। बरीद का अर्थ होता है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का जो मंत्री है वो क्या कहलाएगा? दीवाने बरीद। और दीवाने काजी, काजी आप जानते हैं शहर काजी न्याय के लिए थे, न्याय का मंत्री। तो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि 2 पद और हुआ करते थे, दीवाने काजी और दीवाने बरीद। ये 2 भी मंत्री पद थे। दीवाने बरीद के पास एक काम और था जो बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह के काल में, डाक व्यवस्था की देखभाल। कहते हैं कि डाक व्यवस्था की शुरुआत शेरशाह ने की। ये आपने कहीं पढ़ा होगा, तो पढ़ा है ना? तो आपके मंत्री सब खत्म, मंत्री आपको समझ में आ गए, ये मंत्री थे। मैं मिटा रहा हूं इसे। अब बात करेंगे प्रशासन की। ये तो था केंद्रीय प्रशासन जो कि दिल्ली में रहकर लोगों के द्वारा चलाया जाता था। अब प्रशासन आएगा कौन सा? प्रांतीय प्रशासन। हमने आपको कल ही बताया था कि बहुत सारे राज्य शेरशाह ने हिंदू राजाओं से जीते और उनको वापस कर दिए। तो वहाँ का प्रशासन तो उसे संभालना नहीं था। केवल वे राज्य जो डायरेक्ट दिल्ली के अधीन थे उन्हीं को संभालना था। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंतजामात तो उसने किसके किए थे? बंगाल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा। सॉरी 47 सरकारों में 47 सरकारों में क्षेत्र को बांटा। सरकार का मतलब है जिला। सरकार का मतलब है जिला। शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, लेकिन सरकार संबंधी प्रशासन के बारे में जानकारी काफ़ी अच्छे से प्राप्त होती है। उसके काल में वे सूबे जो राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा नियंत्रित थे, उन सूबों को क्या कहा जाता था? एकता। ये वही एकता शब्द है। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। हाँ, क्या पूछना चाह रहे हो? एकता का शाब्दिक अर्थ थोड़ी जानना है। एकता उस प्रांत को कहेंगे, उस क्षेत्र को कहेंगे। एकता प्रांत है। एकता क्या है? एक सूबा है।
प्रांत है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसको संभालने के लिए यदि किसी सैनिक अधिकारी को, सैनिक गवर्नर को यहां पर शांति व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए नियुक्त कर दिया जाए तो उसे इक्ता कहेंगे। ठीक है, इक्ता के सल्तनत काल में इक्ता के जो चलाने वाले होते थे उन्हें इक्तेदार कहते थे। ठीक है, प्रांतों के लिए जो सैनिक गवर्नर होता था या जो सैनिक व्यवस्थापक कहो, उसको सिकदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिकदार, सिकदार। अब इसकी मदद के लिए एक अमीर ए बंगाल, अमीर भी नियुक्त किया जाता था, या अमीन। ये क्या काम करता होगा? हाँ, ये काम करता होगा दीवानी के। और ये भाई साहब क्या काम करते होंगे? फौजदारी के। एक विशेष बात आप जान लीजिए कि इस काल में पुलिस व्यवस्था दिखाई नहीं देती। सबसे पहले थानों की स्थापना किसने की? दरोगा पद किसने बनाया? कॉर्नवालिस ने। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत उन अर्थों में की जिन अर्थों में हम पुलिस व्यवस्था को जानते हैं। अब शेरशाह के काल में कोई पुलिस व्यवस्था तो थी नहीं, तो पुलिस का काम क्या है? शांति व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का काम जो है, शांति व्यवस्था का काम जो है, या पुलिस व्यवस्था का जो काम है, वो किसके हाथ में रहता होगा? सिकदार के। और उसकी मदद आर्थिक या दीवानी जो मुकदमे रहते होंगे, लगान के, कृषि के, वो कौन है? आने दो, नाम तो नहीं है, आने दो। तो जो वित्तीय मामले थे वो कौन देखता रहता होगा? अमीर। हाँ, तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, काजी फजीलात। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी फजीलात, ये पद सर्वप्रथम किसको दिया गया? अमीर बंगाल का पद तो आप समझ गए। बंगाल एक धनी सूबा है। शेरशाह को बंगाल की विशेष चिंता है क्योंकि वो आय का साधन है। शेरशाह को लगातार सैनिक अभियान करने हैं। ऐसी परिस्थिति में वो बंगाल का वित्तीय नियंत्रण सर्वप्रथम किस व्यक्ति को देता है? काजी फजीलात को देता है। तो आप समझ सकते हैं ये आदमी उसका कितना करीबी होगा, और इसीलिए इतिहास में इसका कोई ना कोई महत्व है। ठीक है, तो काजी फजीलात को सर्वप्रथम अमीर बंगाल का पद दिया गया है। ये नाम है इसका, वो दीवाने काजी था, वो केंद्र का विभाग है। ये प्रांत का आदमी है, ये प्रोविंशियल है, ये प्रदेश पे बैठ रहा है। दीवाने काजी कहाँ बैठ रहा है? केंद्र में बैठ रहा है, दिल्ली में बैठ रहा है। हाँ, उसे तुम सर्वोच्च न्यायालय समझो, इसे हाई कोर्ट समझो। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श कौन सा राज्य था, तो आप आंसर क्या देंगे? बंगाल। शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श क्या है? बंगाल। जबकि ये बात क्लियर है कि उनके प्रांतीय व्यवस्था की ज़्यादा जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। अब सबसे इंपॉर्टेंट सरकार की जो व्यवस्था उसने की, यानी जिलों की जो व्यवस्था की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार या जिले का शासन,
इसमें भी 2 प्रमुख अधिकारी थे। हाँ, एक चीज और लिख लेना कि बंगाल को 19 सरकारों में बांटा था। बंगाल को 19 सरकारों में बांटा था और पूरे देश को कितने सरकारों सरकार में यानी डिस्ट्रिक्ट में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, शिकदार शिकदारान और दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है मुंसिफ मुंसिफान। अब आप बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि शिकदार शिकदारान का कार्य क्या था, तो पहला ही काम आप क्या बताएंगे? लॉ एंड ऑर्डर। एक डीएम का काम क्या होता है? अपने एसडीएमओ का ध्यान रखना कि उसके अंडर में जो एसडीएम आ रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा काम क्या होगा? अधीनस्थ सिकदारों की निगरानी। और सबसे बड़ी बात कि वह एक सैनिक अधिकारी है। कैसा अधिकारी है? सैनिक अधिकारी। उसके पास निश्चित मात्रा में एक सेना होगी। अब आते हैं मुंसिफ मुंसिफान जी क्या करते थे? जैसे कि आज भी आपने मुंसिफ ही सुनी है। किसे कहते हैं मुंसिफी? कोर्ट कचहरी, यानी न्याय की देखभाल करना। और दूसरा अर्थ में दीवानी न्याय। किस तरह का न्याय? जिसमें आर्थिक मुद्दे शामिल हो, जमीन के मुद्दे शामिल हो, जिसमें लगान का मुद्दा शामिल हो। अगर किसी की हत्या कर दी गई है तो न्याय कौन करेगा? लेकिन अगर किसी की जमीन जब्त हो गई हो तो न्याय कौन करेगा? न्याय का काम दोनों करेंगे। ये फौजदारी का करेगा और ये दीवानी करेगा। बात समझ में आ गई? ये था उसका सरकार का व्यवस्था। अब आता है सरकारों के अधीन परगने। परगने का प्रशासन। परगना में जैसे जिले में, अब आप आ जाओ, जैसे आपका जिले में अधिकारी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए सिकदार सिकदारान, उसी तरह परगने का जो पदाधिकारी है उसका नाम है शिकदार। केवल क्या है? शिकदार। और परगने का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी है मुंसिफ। वहां कौन था जिले पे? मुंसिफ है मुंसिफान। और परगने पे कौन है? मुंसिफ। इसके अलावा 2 अधिकारी और मिलेंगे आपको यहाँ पर। कहीं पर पोतदार शब्द मिलता है, कहीं फोतदार मिलता है, और 2 मिलेंगे कारकुन। शिकदार, मुंसिफ, अब फिर आ जाओ उसी बात पर कि इसके ये भी एक सैनिक अधिकारी है, तो इसके पास क्या होगा? एक सैनिक दस्ता। ये भी क्या स्थापित कर रहा होगा? लॉ एंड ऑर्डर। मुंसिफ क्या कर रहा होगा? दीवानी मुकदमों का फैसला, लगान के मसले, भूमि की माप, यानी दीवानी से संबंधित जितने भी मसले होंगे। आपको मालूम है शेरशाह का मकबरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है? सासाराम का मकबरा। फौजदार का क्या काम है? ये खजांची है। अब आ गया ट्रेजरी ऑफिसर। भाई आप लगान लोगे, कोई तो आदमी इकट्ठा करेगा। और खजांची अकेला तो सब कुछ नहीं संभाल लेगा, क्योंकि निरे सारे किसान होंगे, तो हिसाब किताब कौन रखेंगे? ये किनका कार्य था? कारकुन। तो अब हम नीचे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नीचे।। इतिहास में शब्दों का बड़ा महत्व है। देखो, चौधरी और मुकद्दम
ये सब गांव के स्तर के अधिकारी हुआ करते थे। और मुकद्दम से ही शब्द बना है, मुकद्दमा है, तो शब्दों का भी महत्व है। चलिए अगला देखते हैं, गांव। गांव में क्या था भाई, एक बात बताओ, आप बार बार यही तो कहते हो कि शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था। काय बात में था? प्रशासनिक व्यवस्था में। और ये प्रशासनिक व्यवस्था वो भी कौन सी वाली? सरकारों वाली। सबसे अच्छी व्यवस्था शेरशाह की कौन सी दिखाई दे रही है? सरकारों से दिखाई दे रही है। सरकार, परगना और गांव। प्रांतीय स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है, केंद्रीय स्तर पर नहीं दिखाई दे रही है उसकी व्यवस्था। समझ गए? जो भी व्यवस्था दिखाई दे रही है शेरशाह की अच्छी, वो कहाँ दिखाई दे रही है? जिलों पे, परगनों में। इसी की नकल किसने करी होगी? अकबर। गांव, किसी की इतनी औकात नहीं थी, चाहे वो कितना भी बड़ा बादशाह हो, कि वो गांव की व्यवस्था को पलट दे। तो परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। परंपरागत का मतलब है चौकीदार, पटवारी और प्रधान को राज्य ने जैसे का तैसा स्वीकार कर लिया। ओके, तो ये था आपका शेरशाह का प्रशासन, जिसके लिए आपको बड़ी हाय हाय थी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भारत में इतिहास में किसने की? चोलों ने। चोलों द्वारा सबसे बेहतरीन स्थानीय प्रशासन दिखाई देता है। और चोलों ने क्या बनाए थे? बाकायदा बार्ड बनाए थे, गली बनाई थी, और उनका एक समूह बनाया था जिसे आप क्या कहेंगे? तो शेरशाह के काल में भी गांव की सुरक्षा, गांव की सफाई, गांव की शिक्षा, ये सब काम कौन करता था? ग्राम पंचायत ही वही काम करती थी। अब अकबर ने शेरशाह से कौन सी दूसरी चीज सीखी? शेरशाह के द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था। प्रशासन समाप्त, अगला हेडिंग शुरू, भू राजस्व व्यवस्था। इसका सीधा सीधा मतलब किससे होगा? इनकम। उस जमाने में इनकम का आधार, सबसे बड़ा स्रोत क्या था? दूसरा था टकसाल, तीसरा है नमक कर, चौथा है व्यापारिक कर। आप क्या है? टकसाल जहाँ सिक्के खोदे जाए लोग, मतलब खुदवाए, उनको खुदवाना ही कहोगे। टकसाल सिक्के खुदवाती थी। हाँ, टंकड़ कह लो। आदमी अपने हाथ पर टैटू बनवा ले तो उसे गोदना कहेंगे, और सिक्के पे अगर मोहर लगवानी है तो उसे खुदवाना कह देंगे। इसमें एक चीज और रह गई, लावारिस संपत्ति। अगर किसी संपत्ति का कोई मालिक नहीं है, अब भाई युद्ध कर रहे हैं, युद्ध में बहुत सारी लावारिस संपत्तियां मिलेंगी, मिलेंगी ना मिलेंगी? वो सब किसके पास जाएंगी? तो मुझे ये बात दोबारा तो नहीं कहनी कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है? लगान। शेरशाह की लगान व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। लगान व्यवस्था
वो आप क्या कहेंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या मतलब है इसका रैयतवाड़ी में? बिल्कुल सही बात। इसमें किसान से बीच में कोई आदमी नहीं होता था और किसान, हाँ, स्वामी को डायरेक्ट खजांची, वो अपना खजांची, क्या नाम था उसका, फौजदार, जो खजांची है परगने में बैठा है, वो इस पैसे को कलेक्ट करता है। अच्छा, तो अकबर ने शेरशाह से सीखा क्या होगा? उत्पादन के आधार पर शेरशाह ने क्या किया? उत्पादन के आधार पर भूमि के 3 वर्गीकरण किए गए। एक अच्छी, एक मध्यम और एक खराब। जिन बच्चों ने पहले से मुगल प्रशासन पढ़ रखा होगा, उन्होंने पता किया, उन्हें पता होगा कि अकबर ने भी 5 प्रकार की भूमियां चलाई थी। पोलज, परती, चांचर, बंजर, ये नाम सुनने को मिलेंगे आपको। तो आप कह सकते हैं कि शेरशाह के द्वारा भूमि का जो वर्गीकरण किया था गया था कि जिससे उत्पादन अच्छा है होता है वो अच्छी है, बीज का उत्पादन खराब। उसी आधार पर आगे चलकर अकबर ने भी भूमि का वर्गीकरण किया। ठीक है, वो वहीं पे पढ़ेंगे, पोलज, परती, चांचर, बंजर। फिलहाल तो शेरशाह ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। फिर आती है बात कि लगान का निर्धारण कैसे होता होगा। लगान निर्धारण की तीन प्रणालियां प्रचलित थी। गल्ला बक्सी अथवा बटाई, दूसरी है नस्क या कनकूत, और तीसरी प्रणाली थी जब्ती या जमई। देखो, बटाई में भी अंदाजा है, कनकूत या नस्क ये भी अनुमान पर आधारित प्रणाली थी, लेकिन जो जब्ती थी वो मापन पर आधारित प्रणाली थी। काय पर आधारित थी? और यही सबसे ज्यादा किसानों में प्रिय थी। किसानों को प्रिय यही जब्ती, बाद में अकबर भी अपने प्रांत देश में लागू करेगा। किसानों को प्रिय थी जब्ती प्रणाली अधिक चलती। तीनों में से किसी भी प्रणाली को अपनाने की स्वतंत्रता किसानों को थी, यद्यपि किसानों को सबसे ज़्यादा जब्ती या जमई प्रणाली प्रचलित प्रिय थी। भूमि की किस्म व फसलों के आधार पर औसत निकाला गया।
और उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूला गया। एक बटे तीन टैक्स था। आपसे पूछा जा सकता है कि शेरशाह ने कुल कितना लगान वसूल किया, तो 1/3 किया। लेकिन ये 1/3 के लिए ये भी देखा जाता था कि भूमि कैसी है, अच्छी मध्यम खराब, फसल कैसी है, नकदी है कि साधारण खाद्यान्न फसल है, और एक फसल खेत में कितना उत्पादन कर रही है, ठीक है। उसके आधार पर औसत निकालकर 1/3 वसूला गया। केवल मुल्तान में यह 1/4 था। मुल्तान को छूट दी गई लगान में। सिंध और मुल्तान नाम नहीं सुना पाकिस्तान में। तो दुनिया पूरे जगह उसने टैक्स लगाया 1/3, लेकिन मुल्तान में कर वसूला 1/, शेरशाह। भूमि कर निर्धारण के लिए फसलदारों की सूची बनाई गई, जिसे रई कहा गया। राई अकबर ने भी अपने यहाँ आईन दहसाला पद्धति बनाई, बाकायदा एक रजिस्टर बनाया, और उस रजिस्टर में उन्होंने 10 साल के उत्पादन के आधार पर टैक्स लगाया। नहीं लगाया? टोडरमल क्यों फेमस थे? टोडरमल फेमस है आपके भू राजस्व व्यवस्था बनाने के लिए, यानी भूमि बंदोबस्त, जिसे आप कहते हैं दहसाला पद्धति। कौन सी पद्धति? दहसाला पद्धति। उसमें भी जमीन का रिकॉर्ड कितने साल का देखा जाता था? 10 साल का। और यहाँ पर भी यही काम किया गया। शेरशाह ने भी यही काम किया कि उसने भी कई वर्षों में फसलों का उत्पादन देखा, जमीन का हिसाब किताब देखा, तभी उसने टैक्स लगाया। और सुनो, मुल्तान में जो उसने 1/4 टैक्स लिया, मुल्तान में बटाई प्रथा ही चलती थी। और लगान दोनों रूपों में दिया जाता था। लगान नगद और जिन्स मतलब वस्तु के रूप में, दोनों रूपों में दे था। लगान किसी भी रूप में दिया जा सकता था। उसने कृषि योग्य व प्रति दोनों तरह की भूमियों की नाप कराई, दोनों तरह की भूमियों की माप करवाई। भाई उसने कृषि योग्य भूमि और प्रति वैसी भूमि जैसे 2 साल के लिए छोड़ना पड़ता है? साल 2 साल के लिए छोड़ोगे तभी आप खेती कर रहे। अब वो नया आंकड़ा है। उस जमाने में प्रति भूमि उसे कहते थे जिसे 1 या 2 साल के लिए सुरक्षित छोड़ा जाता था। इस काम में उसने अहमद खां की मदद ली। इस कार्य में अहमद खां ने मदद की, जिसे हिंदू ब्राह्मणों ने सहयोग किया।
अब दो शब्द और फेमस हैं भू राजस्व व्यवस्था में शेरशाह के, एक है जरीवाना और एक है महासिलाना। इन शब्दों का क्या अर्थ है? देखो यहां पे आपने एक चीज पढ़ी कि भूमियों की माप कराई होगी तो कोई ना कोई मापक, माप के लिए सिकंदरी गज या सन की डंडी का प्रयोग किया, जो 32 अंगुल सॉरी 39 अंगुल हाँ या 32 इंच था। अरे एक उंगली ऐसी 39 उंगली, 4 अंगुल हो गया, ऐसे 4 अंगुल को आप कर दो 39 अंगुल, या फिर वही चीज क्या हो गई 32 इंच। सिकंदरी गज किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने चलाया था। और जब अकबर आएगा तो उसकी जगह क्या चलाएगा? इलाही गज। तो उसकी माप और इसकी माप का अनुपात पूछा जाता है परीक्षा में। सिकंदरी गज और इलाही गज में क्या अनुपात था? वो ऐसी 39:41 है। वो शायद 41 अंगुल का था और ये 39 अंगुल। उसमें देख लेंगे, वहीं पे देख लेंगे। आपके सामने है 2 टैक्स। ये 2 चीज क्या थी? जरीवाना तो हो गया सर्वेक्षण शुल्क, जो कितना था 2.5%। मतलब हमने आपकी ज़मीन नापी और उस नाप के आधार पर जो हमने मेहनत करी, हमारे कारकुन ने जो हिसाब किताब लगाया है ना, और जो रजिस्टर तैयार हुआ था अहमद खां के माध्यम से, हिंदू ब्राह्मणों ने जो रजिस्टर तैयार करवाया, उसका टैक्स कितना हो गया? 2.5%। और महासिलाना है हो गया, चूंकि हमने कहा था कि भूमि व्यवस्था कौन सी चलती थी? रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी का मतलब है कि हमारे अधिकारी आपके पास जाएंगे और आप उन्हें डायरेक्ट टैक्स, तो वो फ्री में काम तो करेंगे नहीं, वो भी कुछ ना कुछ लेंगे। उनका कमीशन क्या था? 5%। ठीक है, तो 1/3 लगान था, 2.5% जरीमाना था और 5% महासिलाना था। हाँ, फसल को भू राजस्व का यानी लगान का। भू राजस्व का 2.5% जरीमाना और भू राजस्व का 5% महासिलाना। पट्टे वाली व्यवस्था, किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। और उस पट्टे के बदले वो कबूलियतनामा लिखते होंगे, और उसी के आधार पर उनसे लगान वसूल किया जाता था। भाई उसमें कबूलियतनामा में ये लिखा रहता होगा एग्रीमेंट। कबूलियतनामा मतलब एग्रीमेंट होता होगा किसी तरह का
कि 10 साल के लिए है कि 5 साल के लिए, जे ना कि तुमने कही आजकल की तरह नहीं कब्जा कर लो तो कर लो। हमने पढ़ लिया प्रशासन, हमने पढ़ ली भू राजस्व व्यवस्था, अब हम पढ़ेंगे शेरशाह की सबसे बेहतरीन चीज न्याय व्यवस्था। कहा जाता है अहमद खां, ये है आपका आदमी अब्बास खां सरवानी, अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक जीर्ण शीर्ण वृद्धा अपने सारे सोने के आभूषणों को लेकर उन्हें टोकरी में रखकर घर से निकल पड़ी। चोरों को मालूम था कि वो सोने के आभूषण लेके जा रही है, पर किसी चोर की ये हिम्मत न पड़ी कि वो उन सोने के आभूषणों को लूट ले। ये थी शेरशाह की न्याय व्यवस्था। हर दिन बुधवार की शाम को वो न्याय करता था, उसका दिन तय था। मैं अब्बास खां सरवानी वाली वृद्धा वाला उदाहरण मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग में रखेंगे वृद्धा का उदाहरण, है ना, क्योंकि फिर तो हर बात लिखूंगा तो बहुत देर लगेगी। ठीक है। शेरशाह स्वयं न्याय करता था, स्वयं बुधवार शाम को न्याय करता था। अगर मान लो कोई ये पूछ बैठे कि न्यायिक व्यवस्था सबसे अच्छी किसकी थी और विकल्प में जहांगीर ना हो, तो फिर आप आंसर कैसे मारेंगे? न्याय की जंजीर किसने बनवाई थी? जहांगीर ने। मतलब जिस समय जिस वक्त न्याय चाहिए वो जंजीर और न्याय ले लो। लेकिन शेरशाह भी कम नहीं है। ठीक है। चूंकि वो बहुत बड़ा न्यायप्रिय शासक था, इसलिए उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की। वो कहता था कि न्याय एक धार्मिक कार्य है। क्या कहता था? न्याय एक धार्मिक कार्य है जिसे काफिर और मुसलमान दोनों ही पसंद करते हैं। ये उसका स्टेटमेंट था। हमने आपसे पहले ही कहा, लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय करेगा अगर कोई तो मुंसिफ करेगा, और फौजदारी संबंधी अगर कोई मुकदमा है तो उसका निर्णय कौन करेगा? सिकदार या सिकदारे शिकदारान। परगनों में शिकदार, जिलों में शिकदारे शिकदारान। यही चीज बंगाल के बारे में कही जाए तो अमीर बंगाल। सबसे पहले अमीर बंगाल का पद किसे दिया गया? काजी फजीरात। भाई हमने आपसे कहा कि नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि काजी किस तरह के मुकदमों का निर्णय करते थे? तो काजी ऐसे मुकदमों का फैसला करते थे जो असैनिक होते थे। और अगर गांव के स्तर पे कोई बात आती होगी तो वो कौन फैसला करता होगा न्याय का काम? ग्राम पंचायत। तो ये थी इनकी न्याय व्यवस्था। शेरशाह की न्याय व्यवस्था कठोर बहुत थी, जिसमें अंग विच्छेदन से लेकर कैद, कोड़े से पीटना, ये जो मतलब अंग विच्छेदन अपने आप में कठोर सजा हो गई। हाँ, मतलब आप वही समझ लो, वही समझ। ये बात आपसे हो ही चुकी है कि कोई पृथक पुलिस व्यवस्था नहीं थी, इसलिए जो अधिकारी जहां था वो वहीं न्याय, वहां की शांति व्यवस्था उसी की जिम्मेदारी हुआ करती थी। गांव में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहां ग्राम पंचायत के स्तर पर 2 व्यक्ति हैं, चौधरी व
मुकद्दम। गांव का लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा? चौधरी और मुकद्दम। इसी मुकद्दम से ही शब्द बना है मुकद्दमा। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट काम है शेरशाह सूरी का, जिसके बिना शेरशाह सूरी अधूरे हैं, सड़कें और सराय। आईएएस में एक बार सवाल आया कि सरायों का काम क्या था? यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था। लेकिन लोगों ने ये सोचा कि आईएएस जैसी परीक्षा में इतना सरल सवाल कैसे आ सकता है, तो किसी ने लगा दिया बारूद रखने की जगह, किसी ने कुछ लगा दिया, किसी ने कुछ लगा दिया। बाद में पता चला सराय तो यात्रियों के ठहरने की जगह है। लेकिन आदमी डर गया ना, उन्होंने कि यार आईएएस जैसी परीक्षा में ऐसा सवाल पूछ लिया। तो जिस आदमी के बारे में हम बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी के, उसने 1700 सराय बनाई थी। कितनी सराय? 1700 सराय। तो बात कर लेते हैं अब इसमें सड़क एवं सराय। सराय मतलब धर्मशाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सत्रह सौ सरायों का निर्माण कराया। इसकी देखभाल के लिए, सराय की देखभाल के लिए बाकायदा अधिकारी था शिकदार। और हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग रुकने की व्यवस्था। इन सरायों को डॉक्टर कानूनगो ने साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा है। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां शेरशाह के काल में किस चीज को कहा गया है? सराय। डॉक्टर कानूनगो ने शेरशाह का इतिहास बाकायदा बहुत अच्छे से लिखा है, और कानूनगो शेरशाह के बहुत बड़े प्रशंसक